आप सभी का स्वागत है। आज जो हम क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं वो करेंगे 6 जनवरी 2022। आप 5 जनवरी 2022 का क्वेश्चन का आंसर देख चुके होंगे, इससे पहले दिया गया था। इसके बाद आपको जो है 7 जनवरी 2022 का दिया जाएगा, लेकिन 7 जनवरी 2022 का क्वेश्चन पेपर मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अगर उपलब्ध हो जाती है इस वीडियो के खत्म होने तक तो हम 7 जनवरी 2022 तक उपलब्ध करवा देंगे उसका आंसर। अगर नहीं होती है तो हम सीधा 8 जनवरी 2022 का ही आंसर दे पाएंगे। अगर 7 जनवरी वाले अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपना क्वेश्चन पेपर हमारे व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे। अगर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको कमेंट में रिप्लाई देंगे, अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे और वहां पर आप हमें 7 जनवरी 2022 का क्वेश्चन पेपर देंगे तो फिर हम उसका एक्सप्लेनेशन कर पाएंगे। तो चलते हैं आज हम 6 जनवरी 2022 की तरफ, लेकिन उससे पहले आप सभी अभ्यर्थी जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उसे इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा ताकि सभी 6 जनवरी वाले अभ्यर्थी इस वीडियो के साथ जुड़ सके और जो है अपना एक्सप्लेनेशन और सही आंसर का मिलान कर सके। तो बढ़ते हैं 6 जनवरी 2022 पेपर 1 की तरफ। आते हैं पेपर 1 पर। एक बात और बता दें कि ईवीएस हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश जो भी है वो पीछे से धीरे धीरे करके आएगा। इंग्लिश को हम सबसे लास्ट में लेंगे। सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि यहाँ पर बच्चे को लैंग्वेज पेपर लेकर सबसे बड़ी समस्या होती है। किसी बच्चे का लैंग्वेज 1 हिंदी है तो किसी बच्चे का लैंग्वेज 2 संस्कृत है, किसी बच्चे का लैंग्वेज 1 संस्कृत है तो किसी बच्चे का लैंग्वेज 2 हिंदी है, किसी बच्चे का हिंदी 1 है तो इंग्लिश 2 है, किसी बच्चे का पंजाबी 1 है तो हिंदी 2 है। तो ऐसे करके समस्या आ रही है, इसलिए हम अभी एक ही लैंग्वेज को लेकर चल रहे हैं। लैंग्वेज 1 जो है हिंदी को लेकर चल रहे हैं क्योंकि मास लेवल पर स्टूडेंट का लैंग्वेज 1 हिंदी होता है, इसलिए अभी हम लैंग्वेज 1 को हिंदी लेकर चलते हैं। ठीक है, संस्कृत इंग्लिश को हटा के रखते हैं क्योंकि जैसे ही संस्कृत डालेंगे इंग्लिश वाले बच्चे कमेंट करेंगे सर इंग्लिश करवाइए, इंग्लिश डालेंगे संस्कृत वाले हल्ला करेंगे सर संस्कृत करवाइए। इसलिए अभी आप 120 लेकर चलिए, पहले संस्कृत फिर उसके बाद इंग्लिश भी उपलब्ध करवाया जाएगा। 120 में अगर आप 70 नंबर लाते हैं, 75 नंबर लाते हैं तो निश्चित है आप वहां तुक्का भी लगा के आए होंगे ना, तो 15 नंबर 16 नंबर तो आ ही जाते हैं वैसे भी, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर 50-55 पे टिक रहे हैं तो फिर आप संस्कृत या इंग्लिश मिला के क्या करने वाले, कुछ नहीं, वैसे भी आप फेल होने वाले क्योंकि वहां 30 में तो 30 सही होने वाले हैं नहीं, है ना। तो इसलिए नहीं सोचना, 120 में आप अपना सिर्फ अनुमान लगा लीजिए कि हम क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वैसे भी 2 से 4 दिन, महीना, 5 दिन जाते जाते ना आपका ऑफिशियल आंसर किया आ जाएगा और वहां से आप आंसर का मिलान कर ही लेंगे, है ना बेटा। तो चलते हैं हम 6 जनवरी 2022 के क्वेश्चन पेपर की तरफ। बहुत ज्यादा गपशप हो गई, चलते हैं क्वेश्चन पर और करते हैं आज के क्वेश्चन का डिस्कशन। आ चुके हैं हम अपने क्वेश्चन पर। देखिए यह जो एग्जाम है वो 6 जनवरी 2022 को ही थी। पेपर फर्स्ट कर रहे हैं अभी हम, जो जिसका टाइमिंग था 9:30 बजे से 12 बजे तक। तो 6 जनवरी वाले अभ्यर्थी इसे देखेंगे, 7 जनवरी वाले मेरे पास क्वेश्चन अभी नहीं है। अगर आप 7 जनवरी वाले अभ्यर्थी है तो क्वेश्चन हमारे व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए ताकि हम जो है आपको एक्सप्लेनेशन दे सके, नहीं तो सीधे इसके बाद 8 जनवरी का ही हम एक्सप्लेनेशन देंगे। तो चलते हैं हम 6 जनवरी 2022 की तरफ और करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बच्चों के विकास का क्रम। बच्चों के विकास का क्रम कैसा है, तो बच्चों का विकास का क्रम होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। सही आंसर है 1 का ऑप्शन नंबर 4। पैर से सिर नहीं होता है, सिर से पैर होता है। मूर्त से अमूर्त होता है, ना कि अमूर्त से मूर्त होता है, गलत है। हाथ पैर ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है। विद्यार्थियों की विफलता को कम करना है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि हमारा पाठ्यक्रम कैसा हो, जो सामाजिक संदर्भ में जुड़ा हुआ हो। तो सही आंसर है 2 का ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है स्टेप बाय स्टेप, चरण दर चरण। चरण दर चरण जो है ना ये आपका कहलाता है एल्गोरिथम यानी कलन विधि। चरण दर चरण जो है आपका कलन विधि कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 1 मिनट बेटा, हाँ वही कह रहा है क्या कहलाता है। ठीक है बेटा, 1 नंबर सही था। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, तो डिसलेक्सिया यहाँ होता है पढ़ने से संबंधित समस्या। सही आंसर है 4 का ऑप्शन नंबर 2। गायन, सोच और चलना नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य यहाँ पर है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में हमें क्या करना है, मदद करना है। तो 5 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं, सिर्फ आंसर कराते हैं। एक्सप्लेनेशन जो है एग्जाम की तैयारी करवाएंगे ना, वहां पर काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक क्वेश्चन को हम हल करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो। तो ये सही आंसर होगा आपका, उसे कहते हैं अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सार्वभौमिक नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 7 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है बैठने की व्यवस्था में लचीलापन
अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा कक्ष की विशेषता है? तो कक्षा कक्ष की विशेषता बता रहा है किस कक्षा कक्ष की विशेषता होगा, तो वह होगा सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यहाँ पर कथन ए है बच्चे अपने समाज के बारे में कौशल, मूल्य और रीतियां केवल अभिभावक से सीखते हैं, यह बात तो गलत लिखा है। बच्चे का समाजीकरण एक सरल व रैखिक प्रक्रिया है, यह बात भी गलत है। दोनों कथन बेटा यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है समावेशन का क्या अर्थ है? समावेशन का मतलब होता है सभी बच्चों को शामिल करके उसके विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ शिक्षा देना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस पर विचार करता है कि इस कार्य में किन संकेतों से मदद की। देखिए यहां पर किसी जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार करता है कि इस कार्य में किन संकेतों ने मदद की। ऐसे करने वाले से विद्यार्थी डैश का विकास कर रहा है। ऐसे करने से विद्यार्थी जो है अधिसंज्ञान का विकास कर रहा है। सही आंसर है मेटाकॉग्निटिव। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन सा पार का सही उदाहरण है? पार का उदाहरण होता है बच्चे को कहां देना, संकेत देना, इशारा देना, मदद करना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है मूर्त नहीं है बेटा, पूर्व है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? मूर्त संसाधनों व बहुत ही दृश्य सर्व सामग्री का उपयोग करना चाहिए। यही सही है। बाकी जो नीचे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं ना वो आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का ऑप्शन है। सही आंसर है 12 का ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है किन अवस्था में बच्चे वस्तु अस्थायित्व का समझ बना लेते हैं? बेटा यह अवस्था होता है ऑप्शन नंबर 3 संवेदी चालक या संवेदी गामक। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। कई बार हम आपको पढ़ाए भी है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मिसकंसेप्शन अमॉन्ग, जो अवधारणा होता है बच्चों के अंदर गलत अवधारणाएं, अमॉन्ग स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट देयर। इसका जो सही आंसर है वो इसका सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 1 मिनट बेटा, ऑप्शन नंबर 3 नहीं 1 मिनट मुझे देखना पड़ेगा, सारे ऑप्शन को पढ़ के मैं चेक करता हूँ इसका सही आंसर कौन सा होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 नेटिव एंड इनिटेटिव अंडरस्टैंडिंग अबाउट कॉन्सेप्ट। सही आंसर होगा 14 का ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? सार्थक सीखने के लिए क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए? तो सही आंसर होगा बच्चों के विचारों और अनुभवों को क्या देना है? जगह देना है। सही आंसर है 15 का ऑप्शन नंबर 2। एक गलत है यहाँ पर, 2 भी गलत है, 3 भी गलत है। चलिए आते हैं बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है यहाँ पर एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीज को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटा पकड़कर इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो यह जो सिद्धांत है उसे कहते हैं हम शीर्षगामी सिद्धांत। समीप दुराभिमुख हाँ ये हो सकता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस है ना। प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस कहने का मतलब ये हुआ कि पहले जो है ना हमारे अंदर वाला पार्ट का विकास होता है और फिर जो है ना धीरे धीरे करके बाई की तरफ हमारा जो विकास है ना वो बाई की तरफ होते रहता है। इस विकास के सिद्धांत को हम लोग कहते हैं समीप दूराभिमुख दिशा। तो सही आंसर है 16 का ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम, देखिए प्रगतिशील कक्षा है तो अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? 3। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 18 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित किया है? प्राथमिक में है जो वो मातृभाषा या घर की भाषा होगी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। लेव वाइगोस्की का मानना था कि क्या मानना था लेव वाइगोस्की का? तो इसका सही आंसर है कि बच्चा जो है अपना ज्ञान कहाँ निर्माण करता है? तो वह अपने समाज में करता है। तो सही आंसर होगा ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने और दूसरों की मदद करने में है। ठीक है एकदम सही आंसर है। जेडपीडी के पास से क्वेश्चन आया है। सही आंसर है 19 का ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है प्रतिभावान विद्यार्थी। प्रतिभावान विद्यार्थी क्या है? जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। मेरे हिसाब से सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो सही आंसर होगा 20 का ऑप्शन नंबर 1। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर व्हाट काइंड ऑफ पेडागोजी वुड enable a teacher to a cater to individual differences among the learners in her class। इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका engaging and contextual। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
22 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। हार्वर्ड गार्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन इसमें सही है वो देखिए, इसका सही आंसर होगा हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिताएं होती है। एकदम सही है, हर व्यक्ति में एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्गों के व्यक्ति से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह बात गलत है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा? कौन सा अभ्यास सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा? तो देखिए इसका सही आंसर है सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प क्या करना है? प्रदान करना है। सही आंसर होगा 23 का ऑप्शन नंबर कौन सा? 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है? जब सफलता का कारण स्वयं को मानता है, जब सफलता का कारण दूसरों को माना जाता है, जब असफलता का कारण स्वयं को मानता है और दूसरों को। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जब सफलता का कारण स्वयं को मानता है तो विद्यार्थी बहुत ज्यादा गर्व महसूस करता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है तो मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि इस संप्रति को समझ बनाने के लिए जरूरी है। सही आंसर है 25 का ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, विद्यार्थियों को नए संप्रति पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? देखिए यहाँ पर बचने की बात हो रही है, किससे बचना चाहिए? तो यहाँ पर होना चाहिए पहले जटिल अवधारणा को प्रस्तुत करे फिर सरल की ओर बढ़े, इसी से शिक्षक को बचना चाहिए, इसलिए यह इसका कौन सा है? सही आंसर है। तो 26 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है यहाँ पर विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रति पर विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? यहाँ पर भी बचने वाली बात है तो बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना, इससे बचना चाहिए, इसलिए यह इसका सही उत्तर है। तो 27 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कथन ए, वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं, उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवार से है। बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधताएं हैं। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, ये दोनों कथन गलत लिखा हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो सही होगा 28 का ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए डायस करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो यहाँ पर अगर बचने की बात है तो सही आंसर होना चाहिए इसमें प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता है, यही गलत आंसर है, इसलिए यह इसका सही उत्तर है। 30 का सही उत्तर हो गया बेटा, वो हो गया ऑप्शन नंबर 2। लगभग हम लोग 14 से 15 मिनट में जो है यह क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए सीडीपी का। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सीडीपी में कितना अंक आपने अर्जित किया, मतलब आप कमेंट में हमें लिखेंगे सीडीपी डाइस, अपना अंक यहाँ पर डाल देंगे ताकि हमें पता चल जाए। अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं 6 जनवरी 2022 का। इसके बाद अभी हम जस्ट इसके बाद करेंगे मैथमेटिक्स का डिस्कशन, तो बढ़ेंगे मैथमेटिक्स की तरफ। लेकिन उससे पहले एक बार आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जो है सभी 6 जनवरी वाले अभ्यर्थी जुड़ जाएंगे और अपना आंसर मिलान कर सकेंगे। 7 जनवरी का क्वेश्चन पेपर मेरे पास नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। अगर कोई अभ्यर्थी 7 जनवरी वाले हैं और क्वेश्चन का आंसर चाह रहे हैं तो आप हमें क्वेश्चन व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको आंसर उपलब्ध करवा दूंगा। अगर वीडियो खत्म होने तक अगर मेरे पास 7 जनवरी का क्वेश्चन पेपर उपलब्ध नहीं हो पाता है तो मैं सीधा 8 जनवरी का क्वेश्चन का ही एक्सप्लेनेशन दूंगा। चलते हैं मैथ की तरफ। ठीक है बेटा, 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि आपको सीडीपी में कितने अंक आए। थोड़ा जल्दबाजी में करते हैं, तेजी से करते हैं, क्योंकि आंसर मिलाना हमारा प्रमुखता का लक्ष्य है। ठीक है, अभी हम चीजों को पढ़ते नहीं है, चीजों को अभ्यास नहीं कर रहे हैं, ना ही चीजों को समझ रहे हैं। समझने का जब क्लास शुरू होगा तो वहां पर आपको चीजों को समझाया भी जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक परीक्षा का अपडेट आपको मिल सके, हर एक परीक्षा की तैयारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से भी करवा सके। ठीक है बेटा, चलते हैं मैथ की तरफ और आते हैं मैथ के आज पहले क्वेश्चन पर। करते हैं मैथ का क्वेश्चन नंबर 1। मैथ का क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा या से प्राथमिक कक्षा की पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है? सबसे महत्वपूर्ण लक्षण की बात हो रहा है तो ए एकदम सही है, बी गलत है। औपचारिक कलन विधि के द्वारा
प्रश्नों को हल करने पर बल देना चाहिए। जब भी संभव हो संकल्पनाओं को मूर्त उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करें। एक के साथ डी सही आंसर है और वो है ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए हमारा जो सही आंसर हो गया बेटा वो हो गया ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। मैथ का क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं। मैथ का क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर वो लिखा हुआ है विभिन्न समूहों में एक पौधों की लंबाई को सेंटीमीटर में दिखाया गया है। सप्ताह 1, सप्ताह 2, सप्ताह 3, सप्ताह 4, सप्ताह 5। ठीक है, विभिन्न सप्ताह में एक पौधों की लंबाई को दिखा दिया गया है। पौधे की लंबाई सबसे अधिक परिवर्तन किसमें हुआ? अब देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा परिवर्तन किसमें हुआ है वो देखना है। इसे हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से बनाएंगे। देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन 1 में 4 से 5, 4 से 5 में जब आप यहाँ पर अंतर करेंगे ना तो आपके पास आएगा 2.9। इसी तरह हमको निकालना पड़ेगा। इसी तरह हमारा निकालेंगे 2 और 3 में, तो 2 और 3 में 5.8 में घटाना है कितना 2.7। अगर आप घटाएंगे 2.7, बेटा 2.7 घटाना है, 2.7 घटाएंगे तो आपके पास यहाँ पर आएगा 3.1। किसमें? 2 और 3 में 3.1 आएगा। इसके बाद हमको घटाना 1 और 2 में, और 1 और 2 में घटाना है आपको, तो 1 और 2 में जब आप घटाएंगे तो आपके पास उत्तर निकल के आएगा, वो निकल के आएगा बेटा 2.2। और इसके बाद घटाना है 3 और 4 में, 3 और 4 में जब आप घटाएंगे 8.6 को 5.8 में घटाएंगे तो आपके पास निकल के आएगा 2.8। तो सही उत्तर हो रहा है, इसमें सबसे अधिक परिवर्तन हो रहा है वो 2, 3 में हो रहा है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, और ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो गया कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 28 सितंबर 2021 को 5:30 बजे चलती है और अगले दिन 21:50 बजे पहुंचती है। ट्रेन द्वारा यात्रा में लिया गया कुल समय निकालना है। ये 5:30 बजे चलती है, ये 5:30 बजे का मतलब समझ रहे हैं? 5:30 का क्या मतलब हुआ? 28 सितंबर को 5:30 का मतलब हो गया कि ये ट्रेन 5:30 सुबह में चलती है, 5:30 सुबह में चलती है। तो आप यहां पर अनुमान लगाइए 24 घंटा में से 5.5 घंटा काट दीजिए। नहीं काटिएगा क्योंकि 5:30 बजे तो शुरू हुआ है ट्रेन चलना। अब ऐसे अगर आप नहीं बनाते तो ऐसे बना लीजिए 5:30 से शाम के 5:30, यहाँ पर 12 घंटा हो गया और उधर 6.5 घंटा और हो गया। लगभग आपका कितना हो गया? 18 घंटा 30 मिनट हो गया। किस दिन? 28 सितंबर के दिन। और अगले दिन 21 घंटा ट्रेन और चलती है, 21 घंटा 50 मिनट। दोनों को जोड़ेंगे 0, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 8, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 9 और यहाँ पर जोड़ेंगे 2, 1, 3 तो लिखेंगे 3। तो यहाँ पर हो गया 40 घंटा और 20 मिनट। इसका सही उत्तर है 40 घंटा 20 मिनट जो है ऑप्शन नंबर 4 में है। तो सही उत्तर हो गया 3 का ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यहाँ पर जब 45 को 5 से गुना करने को कहा गया तो एक छात्र 45 को 5 बार जमा कर दिया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ में अति उपयुक्त है? देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा, देखिए यहाँ पर छात्रा द्वारा उपयोग की गई रणनीति उनकी रचनात्मकता को दर्शाता है क्योंकि वह योग के ज्ञान को गुणन में विस्तारित करने में सक्षम है। सही आंसर है यहाँ पर वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, एक तो गलत है, ये भी गलत है। गुणन के लिए औपचारिक कलन विधि के उपयोग को अनौपचारिक रणनीतियों के उपयोग को अधिक महत्व देना चाहिए, यह भी गलत है। चलिए सही आंसर है 4 का ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा गणित के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है बोल रहा है तो कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर देखिए गणितीय संकल्पनाएं पदानुक्रम के अनुसार होनी चाहिए, यह बात जो है सही नहीं है। प्रकृति में अमूर्त है, बिल्कुल सही है। आगमनिक विवेचन पर आधारित है, बिल्कुल सही है। तीनों शब्दों और भाषा का समुच्चय एकदम सही है, और जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मीता और बंटी, ठीक है, मीता एंड बंटी वेयर काउंटिंग द फेस मतलब ऑफ वेरियस शेप, द नंबर ऑफ फेस इन क्यूब, सिलेंडर एंड क्यूबाइड एंड स्फीयर रिस्पेक्टिवली। फेस को काउंट कर रहा है ना, तो बता रहा है इसमें कौन से किसमें कितना होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ ना कौन सा स्फीयर, स्फीयर में तो 1 होता है, ये बात सही है। ठीक है, क्लियर। और क्यूबॉइड की अगर हम बात करें ना तो क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं पता है? क्यूबॉइड देखिए इस तरह से क्यूबॉइड बनता है, यहाँ पर हम बना रहे हैं। अब आप देखेंगे टोटल फेस कितने होते हैं आपको पता चल जाएगा, इसमें टोटल 8 फेस आपको निकल के आएंगे। ठीक है, वैसे तो आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो देख लीजिए यहाँ पर एक सामने एक पीछे 2, बाएं दाएं 4, ऊपर नीचे कितना हो गया 6, 8 नहीं बेटा, एक आगे और एक पीछे, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल कितने फेस हो गए 6। तो 6 है, इस वाले ऑप्शन में 1 है। इसके बाद बोल रहा है सिलेंडर में, 1 मिनट, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सिलेंडर और क्यूब भी लिखा हुआ है। सिलेंडर में फेस पूछ रहा है कितने होंगे और 1 है क्यूब। ठीक है, सिलेंडर में देखिए अगर सिलेंडर हम बनाए यहाँ पर 1 मिनट सिलेंडर हम बना रहे हैं और आप सिलेंडर में देखिएगा तो आपको पता चलेगा यहाँ पर सिलेंडर में कितने फेस होते हैं। तो आपको सिलेंडर में पता चलेगा 4 फेस तो है नहीं, ऊपर 1,
एक नीचे, 2 और एक इसके बाद यहाँ पर हुआ, तो टोटल कितने फेस हो गए? 3 ही फेस है ना, तो यहाँ पर 4 लिखा है, तो नजदीकी आंसर तो यही है, 1 के साथ 6 है, 6 के बाद 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया, और जो क्यूब है, क्यूब भी इसी तरह का होता है, इसमें भी 6 फेस होते हैं, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर इसका 4 सही आंसर है। क्योंकि आपने जो भी स्टूडेंट एक दिए हैं वे क्या समझ के दिए, वो तो गलत है ना, 4 फेस नहीं होते, एक कर्व सरफेस, एक ऊपर एक नीचे, यहाँ तो 3 ही हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ भी 6 हुआ, और क्यूब भी वही होता है, तो 6 3 6 1। चलिए आते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम किसके तरफ, वो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब 6050 को अंकों में लिखने के लिए कहा गया, एक छात्र ने 650 लिख दिया। देखिए 650 लिख दिया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ पता है? बच्चों को स्थानीय मान की संकल्पना क्लियर ही नहीं है ना। तो यहाँ पर है बेस 10 एवं स्थानीय मान की संकल्पना को मूर्त सामग्री के उपयोग द्वारा सुदृढ़ करना सही रहेगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 7 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यहाँ पर, एनसीएफ 2005 के गणित शिक्षण पर आधार पत्र के अनुसार आकलन की अप्रस्कृत विधियां गणित को यांत्रिक गणनाओं के रूप में देखने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए कथन में अर्थ की व्याख्या करता है? देखिए अर्थ की व्याख्या करता है, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसमें केवल की बात हो रही है तो गलत है। इसमें बोल रहा है कि आवश्यकता नहीं होती है इसलिए गलत है, इसमें बोल रहा है केवल की बात तो गलत है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, अभिकलनीय कौशल गणित शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग है, अतः गणितीय गतिविधियों के द्वारा मूर्त सामग्री का उपयोग करते हुए अभिकलन पढ़ाया जाना चाहिए। सही आंसर है 8 का ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पनाओं को डिन्स ब्लॉक के उपयोग द्वारा पढ़ाया जा सकता है? तो डिन्स ब्लॉक पर हम क्या क्या पढ़ा सकते हैं? तो डिन्स ब्लॉक पर हम योग, स्थानीय मान और भिन्न की संख्या को पढ़ा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर हम डिन्स ब्लॉक पर जोड़ घटाव भिन्न नहीं पढ़ाते हैं बेटा, यहाँ पर पढ़ाते हैं हम लोग योग, स्थानीय मान और व्याकलन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा जो है मुक्त सिरे वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर जो मुक्त सिरे वाला प्रश्न है वो होगा, 4 अंकों की सूचीबद्ध कीजिए, 4 संख्याओं को सूचीबद्ध कीजिए जो 7 दहाइयां एवं 8 इकाइयों द्वारा निर्मित संख्या से बड़ी है। सही आंसर होगा यहाँ पर कौन सा? वो होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 11 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, नीचे दिए गए दो कथन को अभिकथन ए और कारण आर की तरह चिन्हित या अंकित किया गया है। अभिकथन ए है, गणित पाठचर्या को सुसंगत होनी चाहिए, एकदम सही है। विद्यार्थी देख सकते हैं कि कैसे एक गणितीय विचार मत दूसरे के साथ जुड़ता है और इस प्रकार वे नई समझ व कौशल को विकसित करने में सक्षम है, इसलिए दोनों कथन सही है। और आर जो है ए की व्याख्या भी कर रहा है, तो सही आंसर है, दोनों सही है और आर सही कारण है ए का। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए यहाँ कह रहा है कि बिंसी सजावट की वस्तुओं पर न्यूनतम राशि खर्च करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुने जिससे उनकी न्यूनतम राशि खर्च हो? 16.5 प्रत्येक पैकेट की दर से 220 पैकेट गुना करके यहाँ पर देखेंगे, 16.5 की दर से अगर आप गुना करेंगे 220 पैकेट का, तो इसको आपको गुना करना है 16.5 को किससे गुना करना है? उसको करना है आपको 220 से, तो गुना करिएगा तो आपके पास आएगा 3630 रुपया। उसके बाद देखेंगे 25 रुपए से प्रति 12 दर्जन वस्तुएं, 12 दर्जन का मतलब क्या हुआ? 144 वस्तुएं लेना है 25 रुपए की दर से, तो इसका होगा कितना? 3600 रुपया, 3600 रुपया, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ रहा था ऊपर वाले में? 1 मिनट बेटा, 16 को जब हम गुना किए थे कितना से? 220 से, तो हमारे पास 3630 आया था। अभी भी ऊपर वाला क्या है? ज्यादा है और नीचे वाला कम है। उसके बाद है यहाँ पर 16 दर्जन, 16 दर्जन मतलब कितना होता है? 16 दर्जन मतलब होता है 192, और 192 को किससे गुना करेंगे? 18.5 से, तो हमारे पास आएगा कितना? 3552 रुपया, ठीक है। न्यूनतम राशि खर्च हो, न्यूनतम राशि खर्च हो बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है 21.5, ठीक है। और उसको किससे? 170 पैकेट, 170 पैकेट, और इससे हमारा 1 मिनट बेटा, 21.5 से हम लेना है कितना? 170 पैकेट, हमारे पास 3655 आएगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे न्यूनतम बोल रहा है किसमें खर्च होगा? वही तो है, न्यूनतम खर्च होगा बेटा, वो होगा ऑप्शन नंबर किसमें? ऑप्शन नंबर 3 में। 16 दर्जन वस्तुएं खरीदती है वो 18 साढ़े 18 रुपए की दर से, तो सही आंसर कौन सा हो गया बेटा? वो जो सही आंसर हो गया ना, वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 13 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में समस्या समाधान की क्षमताओं में वृद्धि करेगा? वृद्धि करेगा की बात है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो होगा आपको चित्रों, चिन्हों, रेखा चित्रों आदि द्वारा गणितीय परिस्थितियों
प्रश्नों को निरूपित करके प्रश्नों को हल करना। सही आंसर होगा 13 का ऑप्शन नंबर 4। बाकी गलत है, जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सीधा सीधा गलत, एकदम 100% सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, खासकर जो रीजनिंग पढ़ते होंगे उनको तो काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बोल रहा है जब 2 बज रहा होना तो कितना कोण की माप होगी। अब देखिए 2 की बात हो रही है ना, चलिए 2 बज रहा है। अब आप यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं कि जो ये है ना घड़ी, इसके केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। और टोटल कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे। अगर 360 को अगर हम 12 से भाग देना तो 30 डिग्री का कोण बनता है एक घंटे में। एक घंटे में कितना डिग्री का कोण? 30 डिग्री का कोण। तो 2 घंटे है ना, 2 बज रहा है तो 2 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनेगा? 30 दूना 60, तो 60 किस में है? ऑप्शन नंबर 1 में ना, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। 90 कब होता? जब यहां पर 3 बजता तब। ठीक है, 3 बजता तब 90 डिग्री होता। सही आंसर है 14 का ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 यहां दे रखा है, 5 मित्रों की औसत लंबाई यहां दे रखा है 150 सेमी है। 1 2 3 4, 4 मित्रों का दिया है तो 5वें का निकालना है। बेटा ये क्वेश्चन आसान है, सबका ऊपर में हम लिख लेंगे ना 5 का, और यहाँ पर 1 का x लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर पांचों का नीचे 5 मित्र है और इसका औसत हमारे पास दे रखा है कितना? 150। और ऊपर 5 में कौन है? 153 है। उसके बाद कितना है? 150 है। उसके बाद कितना है? 151 है। और उसके बाद कितना है? 147 है। तो कितना हो गया यहाँ पर? यहाँ पर हो गया 601। और ऐसे जैसे ही घटाएंगे ना तो यहाँ पर होगा 750 माइनस 601, 15 5 75 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो जैसे ही हम घटाएंगे 750 तो हमारे पास निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 149 सेंटीमीटर। तो 149 जो है ऑप्शन नंबर किस में है? 3 में। सही आंसर हो गया 15 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक विद्यालय की पाठ्यचर्या का हिस्सा नहीं है? तो प्राथमिक विद्यालय की पाठ्यचर्या का हिस्सा की बात हो रही है। सही आंसर है रैखिक समीकरण। 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, निम्न में से दिए गए उस संख्या को पहचानिए जो 5 7 और 6 का क्या नहीं है? गुणज नहीं है। अगर देखा जाए तो ये 5 से कटेगा, 7 से भी कटेगा और 6 से कटेगा। अगर वो 2 और 3 से कट रहा है तो 6 से भी कटेगा। एकदम सही है, ये तो उत्तर नहीं होगा। इससे 5 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा, और ये जो है आपको 6 से नहीं कटेगा। इसलिए मेरे हिसाब से जो सही उत्तर है वो निकल के आ गया आपको कौन सा? 280, मतलब ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड इन ए समेटिव असेसमेंट? तो समेटिव असेसमेंट में होता है टर्म एंड एग्जामिनेशन, सत्रांत परीक्षा। सही उत्तर है 18 का ऑप्शन नंबर 2। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा, मैं 2 अंकों की एक विषम संख्या हूं और 24 गुने 4 से अधिक हूं। 24 गुने 4 कहने का मतलब कितना हुआ? 96 हुआ। और 2 अंकों की एक विषम संख्या है, ये तो पता चल गया, यानी ये होगा 97 या फिर होगा 99। उसके बाद बोल रहा है, मेरे इकाई का अंक दहाई के अंक के बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया? 99। तो कौन सी संख्या सही उत्तर होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है? 99। तो 19 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 3। आते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ और देखते क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, निम्नलिखित में से तालिका में दी गए आंकड़ों को पढ़िए और सही कथन को चुनना है। दूध जो है पसंदीदा पेय है 30 बच्चों का, कॉफी 25 बच्चों का, चाय 35 बच्चों का, नींबू पानी 10 बच्चों का। चाय पसंद करने वाले बच्चे की संख्या दूध पसंद करने वाले बच्चे की संख्या से कम है। देखिए, कम है नहीं है, ज्यादा है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। कॉफी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या, कॉफी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 1/4 है। कुल बच्चों की संख्या का 1/4, तो पहले तो कुल बच्चे भी यहां कर लेते हैं, कर ले। चलिए 30 और 25 55। अब 55 और यहां पर कितना हो गया? 35। 55 और 35 हो गया 90, 90 10 कितना? 100। 90 10 कितना बेटा? 100। चलिए अब बोल रहा है कॉफी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या जो है कुल बच्चों का 1/4 है, तो एकदम सही है, ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा। 3 बोल रहा है कॉफी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या दूध पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से अधिक है, क्या अधिक है? नहीं है, गलत है। नींबू पानी पसंद करने वाले बच्चों की बच्चों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 1/5 है, नहीं है, 1/10 है। सही आंसर कौन सा निकल के आया? सही आंसर निकल के आया बेटा, वो निकल के आया ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इतना में कितने सैकड़े होंगे, मतलब कितने 100 होंगे, ये बोल रहा है। कितने 100 होंगे, तो इसमें जो है कितने सैकड़े हैं? तो 3, यहां पर देखिए बेटा 3 और गुने 100,
तो इतना में कितने सैकड़े हैं, तो हमारे पास जो निकल के आया वो निकल के आया 300 सैकड़े। मतलब इसमें कितना लिखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, 300 सैकड़ा है ना, तो सही उत्तर कौन सा हो गया, 300 सैकड़ा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, गणितीय पहेलिया का उद्देश्य डाइस को बढ़ावा देता है। गणितीय पहेलिया का जो उद्देश्य है वो किसको बढ़ावा देगा, तो इसमें जो सही आंसर होगा, देखिए ड्रिल एंड अभ्यास, गणित में रुचि, ठीक है, समस्या समाधान कौशल, ये तो होगा, बी में भी होगा, सी में भी होगा। सही आंसर होगा बी एंड सी, और बी और सी है ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए 22 का सही आंसर है 4। ठीक है, पहेलिया ड्रिल और अभ्यास में नहीं, रुचि बनाता है बच्चों के बीच, समस्या समाधान के कौशल में वृद्धि करता है। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4, बी और सी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पर, Which of the following is an important features of a constructivist classroom? कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी संरचनात्मक कक्षा कक्ष की इनमें से कौन सी एक उचित विशेषता होगी। टेक्स्ट बुक बोल रहा है बेस्ट होना चाहिए, गलत है। यहाँ पर बोल रहा है बीजी कॉपिंग क्वेश्चन करने में, गलत है। टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहा है, गलत है। सही आंसर है स्टूडेंट आर आस्क्ड टू सॉर्ट द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स given to them according to their attributes like color, shape, size, weight and etc. सही आंसर है 23 का ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 24 नंबर बोल रहा है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर की बात हो रही है, और क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वो है एच में, तो सही आंसर देखिए एच यहाँ वाला हो गया, तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा, 1। ये है क्षैतिज और ये है ऊर्ध्वाधर, दोनों मिलेगा, तो सही आंसर कौन सा हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए यहाँ पर दोनों 7 के स्थानीय मानों का अंतर बोल रहा है, तो ये स्थानीय मान देखिए यहाँ पर निकालेंगे 7 का, तो हमारे पास आएगा 7 पर कितना जीरो, 4 जीरो, तो कितना हो गया 70,000, और 7 पर 4 जीरो मतलब 70,000, 70,000 में से हम कितना घटाएंगे, इसका स्थानीय मान मतलब 70 घटाएंगे, और 70,000 में से जैसे आप 70 घटाएंगे तो आपके पास निकल के आएगा 69930, और 69930 है ऑप्शन नंबर 3 में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, न्यूनमैन के त्रुटि विश्लेषण के 5 नियम है। न्यूनमैन के त्रुटि, एक मिनट बेटा, त्रुटि विश्लेषण के 5 नियम है, वे यादृच्छिक क्रम में लगाए गए हैं। तो यादृच्छिक क्रम, एक मिनट, यादृच्छिक क्रम में लगाए गए हैं, तो कौन सा क्रम इसका सही है, तो सही क्रम लगाना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझना, ठीक है, प्रश्न को समझना, गणितीय चिन्हों का रूपांतर, प्रश्न को पढ़ना, सबसे पहले होगा प्रश्न को पढ़ना, और प्रश्न को पढ़ना इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद क्या होगा, प्रश्न को जब आप पढ़ लिए तो समझना होगा, तो सही आंसर होगा सी के बाद ए। उसके बाद ये दोनों में ए है, अब देखेंगे ई और बी में चेक करेंगे। गणितीय चिन्हों में रूपांतर या गणित कार्य विधि का निष्पादन करना, तो मेरे हिसाब से सही उत्तर होगा पहले आप चिन्हों में रूपांतर करेंगे, या आप करेंगे यहां पर ई, ये वाला। तो देखिए यहां पर या तो ई या तो, एक मिनट, ई या तो बी बोल रहा है, तो बी में है रूपांतर और ये है। उसके बाद क्या है, डी है, और लास्ट में डी, देखिए डी क्या है, उत्तर की प्रतिपादित करना, उत्तर की प्रतिपादित करना, और डी में क्या बोल रहा है, डी में है आपको उत्तर की प्रतिपादित करना, और बी में बोल रहा है गणित चिन्हों में रूपांतर नहीं होगा, डी अंतिम में आना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सही उत्तर होगा 26 का ऑप्शन नंबर 2, सी ए बी ई डी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम आगे की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, राजलक्ष्मी कंचों का खेल खेल रही है, वह खेल में 6 कंचे हार जाती है, अब उसके पास 8 कंचे बचे हैं, उसने कितने कंचों के साथ खेलना शुरू किया था, 6 कंचे हार गई, 8 बचा है, तो इसका मतलब कौन सा है, 14। भाग का एक संदर्भात्मक प्रश्न है, नहीं, योग पर एक संदर्भात्मक प्रश्न है, एकदम सही आंसर है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए देखिए, योग ही होगा, वैकलन नहीं होगा। 6 कंचे हार जाती है, 8 कंचे बचे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 + 8 14 कंचे के बारे में पूछ रहा है, कितना खेल शुरू किया था, 14। योग का एक संदर्भात्मक प्रश्न है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न इतना से कम और इतना से अधिक है। बेटा यहाँ पर हर एक भिन्न को ना दशमलव में कन्वर्ट करके चेक करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम कन्वर्ट करेंगे 7 को, जैसे ही 8 से भाग देंगे तो 0 यहाँ पर निकल के आएगा आपको 8 7 5, और यहाँ पर जैसे भाग देंगे 0.3 3 3, यहाँ पर भाग देंगे 3 को, जैसे ही हम 11 से, तो हमारे पास निकल के आएगा 0.27। ये तो क्या है, इतना से कम, 7.8 से कम, और इससे अधिक नहीं है ना, इस दोनों के बीच में आ रहा, नहीं आ रहा है, ठीक है। 17 और 24 को भाग देंगे, जब भी आप 17 और 24 से भाग देंगे इसको, तो यहाँ पर निकल जाएगा 0.70, यही इसका आंसर होना चाहिए। वैसे और को चेक कर लेंगे, यहाँ पर 0.9 होगा, ये गलत है, और लास्ट में चेक कर लेंगे 26 को हम 29 में भाग देंगे तो निकल के आएगा 0.89, यह भी अधिक होगा। सही आंसर निकल के आया हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, 17/24, 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है,
टीम ए ने पहली पारी में 300 कितना रन बनाया, 368 रन, और दूसरी पारी में 400 कितना रन, 58 रन। टीम बी ने पहली पारी में इतना रन और दूसरी पारी में इतना रन बनाए। किस टीम ने मैच जीता और कितने रन से? अब देखिए यहाँ पर एक बनाया 368, ठीक है, और पहली पारी में, और फिर बनाया कितना, 458। तो इसके पास कुल रन कितना हो जाएगा पता बेटा? वो हो जाएगा कुल रन इसके पास, वो हो जाएगा 826। अब इसमें चेक करेंगे, यहाँ पर 395 पहली पारी में बना रहा है और दूसरी पारी में बना रहा है 439। जब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 834, ठीक है, और दोनों को देखेंगे घटा देंगे। जैसे ही दोनों को घटाएंगे ना तो हमारे पास जो आएगा 826 और 834 में 826 करेंगे ना तो हमारे पास आएगा 8। अब देखिए 8 रन इसमें भी है, 8 रन इसमें भी है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, कौन सा टीम हारा, टीम ए हार गया या टीम बी हार गया? टीम ए हार गया। क्वेश्चन बोल रहा है टीम ए ने पहली पारी में इतना, और ये टीम ए है, ये कौन सा टीम है? ए है, और ये कौन सा टीम है? बी है। किस टीम ने मैच जीता? तो मैच कौन टीम जीता? टीम बी जीता ना मैच। हारा कौन सा? ए, तो बी जीता मैच। तो बी कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 में है। सही उत्तर कौन सा हो गया बेटा? ऑप्शन नंबर 1 हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, यहाँ पर गुणनफल करने की बात हो रही है। तो गुणनफल करेंगे ना तो गुणनफल हमारे पास जो आएगा वो आएगा 63 91, और कितना दशमलव देंगे पीछे, 1 2 3 4 5, तो 2 तो यहाँ पर है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, यहाँ पर दशमलव होगा। सही आंसर होगा 3091 वाला। 30 और 91 वाला जो है, 91 वाला जो है वो है ऑप्शन नंबर 4 में। तो सही उत्तर हो गया बेटा, वो हो गया 30 का ऑप्शन नंबर 4। बहुत जल्द जो है हम अभी 60 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कर लिए हैं, ठीक है। तो हम अपने वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अब जल्द ही जो है अगला वीडियो भी हम उपलब्ध कराएंगे। 7 जनवरी वाला क्वेश्चन पेपर अभी तक नहीं मिला है, अगर मिल चुका होगा एक बार हम चेक करते हैं व्हाट्सएप, तो हम आपको 7 जनवरी का बना देंगे, नहीं तो सीधे 8 जनवरी का एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को निश्चित सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको शैक्षिक गतिविधि की सारी जानकारी मिल सके एवं सभी विभिन्न प्रतियोगिता, शैक्षिक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी जो है करना यहां से सुलभ हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहीं पर हम अपनी वीडियो को खत्म करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।